हेलो फ्रेंड्स, युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण और वर्ण के प्रकार कितने होते हैं और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। फिर हम जानेंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और स्वरों के कितने प्रकार होते हैं आदि के बारे में आज जानने वाले हैं। और मैं लेकर के आ रहा हूँ ये वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए, जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? ये एक लिखित इकाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तब आप लिखोगे क्या? वर्ण होती है। अगर यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो जब मौखिक की बात आती है तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि मानते हैं। क्यों? जब हम किसी से बात करते हैं, हमें कोई शब्द उच्चारित करने होते हैं, तो सबसे पहले ध्वनि ही निकलती है हमारे मुंह से, है ना। अगर आप बोलना चाहोगे राम, तो राम एक शब्द है और उससे पहले हमें बोलना पड़ेगा रा, और रा से पहले हमारी मुंह से जो आपका स्वर तंत्री है, तो उससे आपकी सबसे पहले ध्वनि निकलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को हम जब लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है क्या? वर्ण कहलाता है। ठीक है। अब भाषा क्या होती है? तो भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। हम अपने विचार दूसरों तक कैसे व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचार हम खुद कैसे ग्रहण करते हैं, इस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और इसके लिए हमें ध्वनियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और ध्वनियों के बाद हमें वर्ण का प्रयोग करना पड़ेगा, और वर्ण के बाद हमें शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और शब्द जब मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे बनता है वाक्य। और वाक्य एक क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ प्रदान करने वाली भाषा की इकाई होती है ना। तो इस प्रकार से जो भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज़ जानिए आप, जब भाषा की छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? ध्वनि बोलोगे। और जब भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा सबसे छोटी लिखित इकाई जब पूछा जाए तो आप बोलोगे क्या? वर्ण होता है। और जब भाषा की सबसे छोटी आर्थिक इकाई यानी सार्थक इकाई यानी स्वतंत्र अर्थ प्रदान करने वाली इकाई जब पूछा जाए तो वहाँ पे आप बोलोगे क्या? शब्द। क्यों? क्योंकि वर्णों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब हम किसी भाषा की वो इकाई जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रदान करे तो वो होगी शब्द। कैसे? अगर हम राम लिखते हैं तो राम का अर्थ होता है। अगर हम लिखते हैं लघु तो लघु का अर्थ होता है। अगर हम लिख देते हैं छोटा, या हम लिख देते हैं बड़ा, या हम लिख देते हैं पाताल, आकाश, तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताइए, तो हम आंसर देंगे क्या बेटा? कि शब्द होता है। ठीक है। अब वहीं पे हम अगर बात करें कि भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये जो शब्द होते हैं ये भाव तो प्रकट करते नहीं हैं, ये सिर्फ स्वतंत्र अर्थ प्रदान करते हैं, अपना अर्थ प्रदान करते हैं, उससे किसी प्रकार का भाव नहीं उत्पन्न होता। तो भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो वहाँ पे हो जाती है बेटा क्या? वाक्य। हम मानेंगे कि वाक्य ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो भाव प्रदान करती है, जो अपने संदर्भ प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमने 3 चीज़ जाना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी, भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई, सबसे छोटी लिपीय इकाई वर्ण होगी, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम अगर पूछा जाए तो हम मानेंगे शब्द होता है। वहीं भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है। इस प्रकार से हमने जाना कि ये सभी चीज़ें भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ होती है। उसी में हम आज पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी
ध्वनि वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, उससे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब इसे छोटी भाषा में समझिए, यानी सरल भाषा में समझिए कि भाषा की वह न्यूनतम इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते, क्या कहलाएंगे बेटा, वर्ण कहलाएंगे। जैसे सभी स्वर आ जाएंगे, इसके बाद व्यंजन आ जाएंगे। अब हम व्यंजन को देखो, स्वर को अगर आप लिखते हो पूरी तरह से तो ये वर्ण है, लेकिन हम अगर व्यंजन को पूरी तरह से लिख देते हैं तो ये वर्ण नहीं है बेटा। क्यों नहीं है वर्ण? क्योंकि इसके हम खंड कर सकते हैं और इसमें बोला गया है कि भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई जिसका कोई खंड न किया जा सकते, और का के हम खंड कर सकते हैं, यानी हम का को लिख सकते हैं क और आ, यानी क और आ दो वर्णों से मिलकर के बनता है, इसीलिए हम इसे वर्ण नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे अक्षर। और अगर हम वर्ण इसको बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या बेटा, इसको हम लिखेंगे क के नीचे हलंत, तभी ये क्या माना जाएगा, वर्ण माना जाएगा। अब इसके हम कोई खंड नहीं कर सकते, है ना, इसका कोई खंड नहीं हो सकता क्योंकि हम इसको स्वर रहित कर दिए हैं, ये अपने आप में अकेला है और इसका किसी भी प्रकार से हम विभाजन नहीं कर सकते, इसीलिए कहेंगे ये क्या है, वर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा की वह न्यूनतम लिपीय इकाई जिसके कोई खंड नहीं कर सकते, सभी क्या कहलाएंगे बेटा, वर्ण कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। हम कभी कभी वर्ण को अक्षर बोलते हैं, अक्षर को वर्ण बोलते हैं दोनों एक ही, लेकिन फिर भी छोटी से इसमें फर्क है। क्या है छोटा फर्क, वो अंतर ये है अंतर बेटा कि हम किसी भी वर्ण को या किसी भी ध्वनि समूह को एक झटके में बोल दें, उसके कोई खंड ना हो सके, तो हम उसे कह देते हैं क्या, अक्षर कह देते हैं। ठीक है, जैसे जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं। समानतः वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों के लिपि चिन्हों को भी हम क्या कह देते हैं बेटा, अक्षर कह देते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं बेटा? तो स्वर की जब बात करते हैं तो जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मुख में बिना किसी रुकावट के या बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर ध्वनि कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो स्वर तंत्री से जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने पर ध्वनि हमारे मुख के किसी भी भाग से टच ना करे, स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, तो हम उन वर्णों को या उन ध्वनियों को क्या कहते हैं बेटा, स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर की अगर बात करें तो हिंदी में 11 स्वर ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और आओ। यही क्या होती हैं बेटा, स्वर ध्वनियाँ होती हैं। और हिंदी में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। ठीक है, अब अंग आहा जो होंगे वो क्या होते हैं? तो अंग और आहा आप समझिए, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर ध्वनियाँ हमारे मुख तंत्र में टकराती हैं, इस वजह से हम इनको स्वर नहीं मानते हैं, बल्कि ये दो क्या होते हैं, आयोग वाह वर्ण होते हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि जब अंग आप पढ़ते हो तो ये अंग यानी आ का भी उच्चारण निकल रहा है और गा का भी उच्चारण निकल रहा है, जबकि वर्ण एक प्रकार से हम सभी प्रकार के स्वरों को वर्ण कहते हैं और वर्ण का कोई खंडन नहीं किया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि अंग
के खंड किए जा सकते हैं। अ और ग इन दो वर्णों में इसे विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्वर नहीं मानेंगे, इन्हें वर्ण नहीं मानेंगे। इन्हें हम अलग से नाम देते हैं अंग, और अह को हम इन्हें कहते हैं आयोग हुआ है। अब हम देखेंगे कि स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, यानी हम स्वरों का अब वर्गीकरण करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पर करते हैं। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। चलिए एक एक करके जानते हैं हम सभी को। ठीक है, चलिए अब जानेंगे हम मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब मात्रा के आधार पर अगर जाने तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यानी हमने क्या जाना कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर देखिए क्या होता है। एक मात्रिक या मूल स्वरों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों को उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों को ही हम क्या कहते हैं बेटा? मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जब दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है गुरु। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसलिए इन्हीं को कह देते हैं द्विमात्रिक या इन्हीं को कहते हैं संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि इनको लिखने में हमें 2 मात्राओं का या 2 स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए हम इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। 2 स्वरों के योग से ये बनने वाले स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या हिंदी में 7 मानी जाती है। कौन कौन से? अ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, 2, 2, 4, 6 और 1, 7। इस प्रकार से दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 7 हो जाती है। और प्रत्येक स्वर 2 स्वरों से या 2 मूल स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं? संयुक्त स्वर कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वरों की संख्या अलग से नहीं होती बेटा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाती है, लघु स्वरों की संख्या 4 हो जाती है। इस प्रकार से दोनों मिलकर के 11 हो जाते हैं। अब हम अलग से स्वर कहाँ पाए जिन्हें हम प्लुत स्वर के अंतर्गत रखें? तो ऐसे में बेटा हम ये पाते हैं कि प्लुत स्वर कोई अलग से स्वर नहीं होते हैं, बल्कि हम जिन स्वरों को बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगा देते हैं तो वो सभी स्वर क्या कहलाने लगते हैं बेटा? प्लुत स्वर कहलाने लगते हैं। परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में हमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगे वो सभी स्वर प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो 7 आपके दीर्घ स्वर हैं, इनमें हम अगर लंबे समय तक उच्चारण कर दें तो ये हो जाएंगे आपके प्लुत स्वर। इसके अलावा एक ऐसा लघु स्वर है जिसको हम लंबे समय तक उच्चारण करते हैं तो वो हो जाता है प्लुत स्वर। इस प्रकार से प्लुत स्वरों की संख्या हो जाती है 8, यानी छोटा अ फिर सारे दीर्घ अ। हम सिर्फ लघु में या ह्रस्व स्वर में अ को ही क्यों लेते हैं? सभी ह्रस्व स्वर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर बेटा आप अ का उच्चारण करते हो तो आप कितने भी लंबे समय तक कर दो ये दीर्घ नहीं बनता। कैसे? परंतु जब आप छोटी ई का उच्चारण करते हो तो ये ऑटोमेटिक दीर्घ ई बन जाता है।
ठीक है, कैसे ए। तो ये दीर्घ ई होता है और दीर्घ ई ऑलरेडी प्लुत स्वर में जुड़ा होता है। ठीक है, ऊ को आप उच्चारण करोगे तो ऊ भी दीर्घ ऊ में बदल जाता है जब आप इसे थोड़ा सा लंबे समय तक बोलते हो, जैसे ऊ। तो ऊ। अब दो मात्रा से अधिक समय का अधिक मात्रा का समय ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, ऊ। तो ये हो जाता है बेटा क्या, प्लुत स्वर। इस प्रकार से 7 दीर्घ स्वर हो जाते हैं और एक लघु अ हो जाता है और इनकी संख्या हो जाती है कितनी और इनकी संख्या हो जाती है कितनी बेटा, 8 हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने जाना मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, इसके आगे से हम पढ़ेंगे कल।